नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूं यूसुफ अंसारी। एक अहम मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करने के लिए मैं हाजिर हूं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं मणिशंकर अय्यर। अक्सर अपने विवादित बयानों से कांग्रेस को शर्मिंदा करते रहते हैं, लेकिन अब तो उन्होंने हद कर दी है। सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा दिए हैं। साफ तौर पर कह दिया है कि राहुल, तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए इंडिया गठबंधन की कमान किसी और को सौंप दो। और किसे सौंप दो? ममता बनर्जी को सौंप दो, एम.के. स्टालिन को सौंप दो, नहीं तो अखिलेश यादव को ही सौंप दो या तेजस्वी को सौंप दो। बताइए, कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पर रहकर केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा में जीत कर आए, राज्यसभा में रहे, नॉमिनेशन कैटेगरी में रहे, और अब सीधे सीधे राहुल गांधी पर सवाल उठाना, उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाना। आखिर चाह क्या रहे मणिशंकर अय्यर? पिछले हफ्ते वो केरल गए थे तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ कर दी। यहां तक कह दिया कि साहब, तीसरी बार भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। जबकि केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच सीधी टक्कर है, और इस बार कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि शायद केरल में उसकी सत्ता में वापसी हो जाए। इस स्थिति में मणिशंकर अय्यर का यह कहना कि पिनराई विजयन अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और वो तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो कांग्रेस को एक तरह से डिमोरलाइज करने वाली बात है। और पश्चिम बंगाल पहुंचे कल, तो वह ममता बनर्जी की तारीफों में कसीदे पढ़ दिए। ये अच्छी बात है कि ममता बनर्जी चाहती है कि वो एक बार प्रधानमंत्री बने। उन्हें लगता है कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, और उनकी अपील है। 2024 के चुनाव में भी वो चाहती थी कि उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन लड़े, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार इंडिया गठबंधन बनाए। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार भी प्रबल दावेदार थे प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के। वो संयोजक बनना चाहते थे, ममता बनर्जी भी संयोजक बनना चाहते थे, नहीं बनाया गया। अब राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाकर मणिशंकर अय्यर ममता बनर्जी की वकालत कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंप दिया जाए। आखिर वो क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह साफ है कि मणिशंकर अय्यर बहुत दिनों से लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, वो संसद जाना चाहते हैं। कांग्रेस आज की तारीख में उस स्थिति में नहीं है कि मणिशंकर अय्यर को कहीं से वो राज्यसभा भेज सके। उसके और कई बड़े नेता जिनकी राज्यसभा में कांग्रेस को जरूरत है, वो उनको भी नहीं भेज पा रही है। तो मणिशंकर अय्यर को कहां से भेजेगी? पश्चिम बंगाल से अगले महीने जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं, वहां पर 5 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। तो 5 में 3 या 4 सीटें टीएमसी को मिलेंगी। हो सकता है मणिशंकर अय्यर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से राज्यसभा जाने की फिराक में हो या कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ममता बनर्जी से उन्होंने इस बारे में कोई डील की हो। आखिर ममता बनर्जी के साथ तो वो रह चुके हैं। ममता बनर्जी ने जब पार्टी अपनी बनाई थी टीएमसी, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के मणिशंकर अय्यर टीएमसी में शामिल हुए थे, और मेरे ख्याल में 1, 1.5 या 2 साल टीएमसी में वो रहे, और शायद टीएमसी से लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने 98 में लड़ा था। अब चूंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्होंने पूरी तरह सवाल खड़े करके ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व सौंपने की वकालत की है, 3 नाम जो उन्होंने और लिए हैं, उनमें तो अभी कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आती है। एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करने की कोई इच्छा नहीं है। कभी उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर नहीं की है। अखिलेश यादव अभी उम्र में राहुल गांधी से भी छोटे हैं, और उनकी भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई इच्छा भी है नहीं फिलहाल। और उनकी पार्टी, हालांकि 1991 या 92 में पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी, वो उत्तर प्रदेश से बाहर कभी जा नहीं पाई। सिर्फ एक बार
बेंगलोर में शिमोगा सीट से एस बंगारप्पा समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। तो उत्तर प्रदेश से बाहर उनकी सिर्फ एक सीट जीती है। विधानसभा में भी कहीं समाजवादी पार्टी का खाता किसी मध्य प्रदेश में 2-3 बार कुछ सीटें जीती हैं, बहुत कम सीटें, 2-2 3-4 या शायद बहुत कम सीटें जीती हैं। और तेजस्वी यादव का हाल अभी हमने देखा, बिहार में विधानसभा चुनाव में उन्हें जबरदस्त झटका लगा है। तो 3 नाम जो दिए हैं मणिशंकर अय्यर ने, वो सिर्फ भरपाई करने के लिए, जैसे जो एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें एक आंसर सही होता है, 3 गलत होते हैं, उसी तरह मणिशंकर अय्यर ने 4 की चॉइस दी है, इन 4 में से किसी एक को बना दे। ये उनका इशारा ममता बनर्जी की तरफ ही है। ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है, मैं आपको बता चुका हूं कि पहले भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद, जब 2021 का विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने बड़े बहुमत से जीता, तो उनके हौसले बुलंद थे, वो तुरंत दिल्ली आई। दिल्ली आकर उन्होंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई और उन्होंने बुला के एक साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे केसीआर, वो भी थे। तो वो उनका एक मुहिम थी कि हम एक विपक्षी दलों का गठबंधन बनाएंगे जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार का मुकाबला करेगा। उस वक्त शरद पवार सामने आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी दलों का कोई गठबंधन नहीं बन सकता। और ममता बनर्जी को कहा कि आपको कांग्रेस के नेतृत्व में काम करना चाहिए। तो शरद पवार ने ममता बनर्जी की उस मुहिम को फुस कर दिया था। क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रहकर प्रधानमंत्री बन सकती है? बन भी सकती है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत कर आती है। गठबंधन का फॉर्मूला तो ये कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे बीजेपी सत्ता में है, अपने दम पर नहीं है, सहयोगियों के साथ है, लेकिन पैन इंडिया स्तर पे पूरे भारत में अगर बीजेपी का कोई पार्टी मुकाबला कर रही है तो वो कांग्रेस है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती, हालांकि उससे पहले 2019 में वो सिर्फ 52 सीटें जीत पाई थी और 2014 में 44 पे सिमट गई थी। तो अगर ममता बनर्जी को 100, 150, 200 सांसद सपोर्ट करें कि ये प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन में ही ममता बनर्जी का चांस आ जाए जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आए। अभी तो ये भी पता नहीं कि साहब 29 में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो बहरहाल वो संभावनाएं तो बनी हुई है, लेकिन पहले से अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में खड़ा कर दें तो ममता कहीं नहीं ठहर पाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ती है लोकसभा का। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, अगर पूरी 42 सीटें भी वो जीत लें तो 42 सीटों पर कौन उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि आखिर मणिशंकर अय्यर ऐसा क्यों करते हैं। मणिशंकर अय्यर के पहले कई विवादित बयान हैं जिनकी वजह से पार्टी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उन चुनावों के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि वो नीच किस्म के आदमी हैं। इस बयान को नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ लिया और जोड़ दिया कि साहब उन्होंने मुझे नीच जाति का कहा है। और तब शायद कांग्रेस गुजरात चुनाव जीत सकती थी, बहुत करीब थी जीत के। मणिशंकर के इस एक बयान ने कांग्रेस की तमाम संभावनाओं पर पानी फेर दिया। उससे पहले उनका एक पुराना इतिहास है, कई बार उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। 1998 की मैं आपको पुरानी बात बताता हूं। बीजेपी का नारा था एबल प्राइम मिनिस्टर, स्टेबल गवर्नमेंट। ये वो दौर था कि जब देवगौड़ा और गुजराल की सरकार गिर चुकी थी 1.5-2 साल के अंतराल में। तो बीजेपी ने नारा दिया कि अगर पीएम एबल होगा तो सरकार स्टेबल होगी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मणिशंकर अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके बगल में सह प्रवक्ता के रूप में अजीत जोगी बैठे थे। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मणिशंकर अय्यर से इस नारे के बारे में पूछा गया, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ कहा
पत्रकारों ने कहा कि साहब हिंदी में भी बोल दीजिए। तब उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे आदमी हैं, लायक इंसान हैं, लेकिन नालायक नेता हैं। उनका इतना कहना था कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा छा गया और अजीत जोगी ने कहा कि गलत आपने बोल दिया, आप इसे अपने शब्द वापस ले लीजिए, माफी मांग लीजिए। वो अड़ गए कि नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर देखा जाए तो एबिल का उल्टा अनेबिल ही होता है। लेकिन जब हम किसी नेता को नालायक बोलते हैं, वैसे तो हर माँ अपने बच्चों को मजाक में नालायक बोलती है, हर बाप अपने बच्चों को कहता है नालायक, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है जब आप किसी नेता के बारे में सार्वजनिक तौर पर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चुनाव में भी चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी को नालायक नेता मणिशंकर अय्यर ने बोला था, उस का चुनाव पर असर पड़ा। बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया और देखिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छी सीटों के साथ जीत कर आए। 163 सीटें बीजेपी को मिली थी, बाकी उनके सहयोगी दलों को मिली थी। उनकी सरकार चली, हालांकि एक साल के बाद सरकार वो गिर गई थी 13 महीने के बाद, लेकिन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर लौटे। तो मणिशंकर अय्यर का ये एक जो तर्ज है कि बार बार वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे उनकी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ता है, अपने उनके बयानों से खुद को अलग करना पड़ता है। आखिर वो क्यों करते हैं, ये बात अभी तक कोई समझ नहीं पाया है। 2017 में जब उन्होंने मोदी को नीच कहा था, उसके बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर उनका सस्पेंशन रिवोक कर दिया गया। वो पार्टी में है, ये अलग बात है कि किसी बड़ी पोस्ट पे नहीं है। यही बात पार्टी उनके बयानों पर कह रही है कि चूंकि वो किसी पोस्ट पे नहीं है इसलिए हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए हैं, क्या उसके बाद भी पार्टी खामोश रहेगी? क्या ये बहाना चलेगा कि साहब वो पार्टी में किसी पोस्ट पे नहीं है इसलिए उनके बयान को नजरअंदाज किया जाए? तो एक बड़ी बहस राहुल गांधी के पर बयान देकर मणिशंकर अय्यर ने छेड़ दी है, पार्टी को शर्मिंदा कर दिया है। अब पार्टी में हो सकता है इसको लेकर के विवाद छिड़ जाए, राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर कोई बड़ा घमासान होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी राहुल गांधी के पीछे पूरी तरह एकजुट होकर के खड़ी है। इक्का दुक्का बयान बंद कमरों में लोग नेता कुछ कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे कोई मणिशंकर अय्यर का साथ देगा ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन उन्होंने बीजेपी को एक मौका दे दिया है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ जो कैंपेन चलाती है उस कैंपेन के लिए कच्चा खासा मटेरियल मणिशंकर अय्यर ने दे दिया है। मुझे लगता है कि उम्र के इस पड़ाव पर, जबकि वो 84 साल के हो चुके हैं, मणिशंकर अय्यर को सोचना चाहिए कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया और पार्टी में रहते हुए सब कुछ पाया, क्या उस पार्टी को शर्मिंदा करना उन्हें शोभा देता है? दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।